नमस्कार साथियों। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने की सोच रहे हैं। बहुत से सवाल हैं मन में। नर्मदा जी की परिक्रमा कितने प्रकार की होती है? उत्तर वाहिनी तथा पंचकोसी नर्मदा परिक्रमा से क्या अभिप्राय है? यह किन किन क्षेत्रों में की जाती है? इन्हें पूरा करने में कितना समय लगता है? और सबसे जरूरी बात, परिक्रमा के दौरान कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है? रुकने की क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? इसके अलावा परिक्रमा के दौरान परिक्रमा वासियों को किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है? उन्हें परिक्रमा के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आदि सभी प्रश्नों के उत्तर आप जी को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। अतः कृपया करके इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद। मां नर्मदा जी की परिक्रमा मुख्य रूप से 3 प्रकार की मानी जाती है। संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा, उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा तथा पंचकोसी नर्मदा परिक्रमा। बाकी सभी प्रकार की परिक्रमाएं इन्हीं परिक्रमाओं का खंड रूप मानी जाती है। सर्वप्रथम बात करते हैं संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा की। इस परिक्रमा को सर्वप्रथम संपूर्ण करने का श्रेय ऋषि मार्कंडेय जी को जाता है। आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा को संपूर्ण किया था, क्योंकि अपनी परिक्रमा के दौरान उन्होंने मां नर्मदा जी की 41 सहायक नदियों की भी परिक्रमा की थी। इसलिए उन्हें अपनी परिक्रमा संपूर्ण करने में 45 वर्षों का समय लग गया था। कालांतर में उन्हीं के आशीर्वाद से पांडवों ने भी अपने अज्ञातवास के दौरान मां नर्मदा जी की संपूर्ण परिक्रमा की थी। महाभारत के वन पर्व के अध्याय में पृष्ठ संख्या 273 से लेकर 291 तक पांडवों की ऋषि मार्कंडेय जी से हुई भेंट का वर्णन मिलता है। सिख इतिहास पर नजर डालें तो 1510 से 1514 के मध्य सिख धर्म के बानी गुरु नानक देव जी महाराज स्वयं ओंकारेश्वर पधारे थे और उन्होंने मां नर्मदा जी के किनारे ही अपनी पश्चिम की उदासी को संपन्न किया था। विगत वर्षों में मां नर्मदा जी की संपूर्ण परिक्रमा में काफी बदलाव आ गए हैं। पुरातन साधु संतों के मत अनुसार अमरकंटक से मां नर्मदा जी के उद्गम स्थल से आरंभ होकर ओंकारेश्वर, विमलेश्वर होते हुए गुजरात में खम्बवत की खाड़ी तक, फिर तट परिवर्तन के उपरांत गरुड़ेश्वर, शूलपानी की झाड़ी, खल घाट से मंडला होते हुए इस दौरान दोनों तटों पर मां नर्मदा जी के सानिध्य में आने वाले पुरातन घाटों, मंदिरों तथा तीर्थों के दर्शन करते हुए उन्हें अमरकंटक पहुंचकर और वहां से पुनः ओंकारेश्वर में जल चढ़ाने तक 3200 किलोमीटर की अपनी परिक्रमा संपन्न करने में 3 साल, 3 महीने और 13 दिनों का समय लग जाता था, क्योंकि इस दौरान उन्हें चातुर्मास में परिक्रमा में बने आश्रमों में ही रुकना पड़ता था। पर यह कोई शास्त्रीय विधान नहीं है कि इतना समय लेना जरूरी है। वर्तमान समय के कुछ अभ्यासी परिक्रमावासी महज 108 दिनों में अपनी संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा को संपन्न कर लेते हैं, जबकि पुरातन मार्गों के लुप्त हो जाने और नए मार्गों के विकास के चलते संपूर्ण मार्ग की दूरी बढ़कर 3600 किलोमीटर के आसपास हो चुकी है। वर्तमान समय के परिक्रमावासी ओंकारेश्वर से ही अपनी परिक्रमा को आरंभ करना उचित समझते हैं। अब बात करते हैं कि इस पूरी परिक्रमा के दौरान आपको कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से 2 से 5,000 रुपये की धनराशि पर्याप्त रहेगी। बाकी सब स्वयं मैया संभाल लेगी। परिक्रमा मार्ग में बने आश्रमों में विश्राम करते हुए, बाल भोग और सदाव्रत का आनंद उठाते हुए आप मैया जी के सानिध्य में दोनों तटों की परिक्रमा आसानी से पूरा कर सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक यदि आप 20 किलोमीटर भी रोज चलते हैं तो आप 3600 किलोमीटर की परिक्रमा 180 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं परिक्रमा के दौरान आप जी के पास किन किन चीज़ों का होना परम आवश्यक है। परिक्रमा के दौरान आप जी के पास एक बैग, एक टॉर्च, एक थाली, कमंडल, जरूरी दवाइयाँ, 2 धोती, 2 कुर्ते, यह सफ़ेद रंग के होने चाहिए। महिलाओं के लिए भी सफ़ेद रंग की पोशाक होना जरूरी है।
एक लाठी, हल्का कंबल तथा पैरों में अच्छे जूतों का होना परम आवश्यक है। हम जैसे लोग तो जूते चप्पलों में ही अटके रह जाते हैं और आप जी को कई तपस्वी लोग माँ नर्मदा जी की परिक्रमा नंगे पांव करते हुए ही मिल जाएंगे। नर्मदे हर। अब बात नर्मदा परिक्रमा के नियमों की करते हैं। आप जिस भी स्थान से परिक्रमा आरंभ करें, ओंकारेश्वर या अमरकंटक, वहां से विधिवत संकल्प लेके मुंडन आदि करने के पश्चात कन्याओं साधु संतों को सामर्थ्य अनुसार भेंट देने के पश्चात ही परिक्रमा को आरंभ करें। परिक्रमा के दौरान नित्य प्रति स्नान और मैया जी का पूजन सुबह शाम करना अनिवार्य है। जिस स्थान से परिक्रमा आरंभ कर रहे हैं उस स्थान से एक छोटी शीशी में मां नर्मदा जी के जल को भरकर उसे अपने पास रख लें। यह जल पूरी परिक्रमा के दौरान आपके पास रहना चाहिए। परिक्रमा के दौरान वानप्रस्थी का जीवन अपनाएं। जो भी बाल भोग और सदाव्रत में प्राप्त हो उसे मैया जी का आशीर्वाद समझे। व्यर्थ के वाद विवाद लड़ाई झगड़ों में ना पड़े। ब्रह्मचर्य का पालन करें। चातुर्मास में परिक्रमा करना वर्जित माना जाता है, इसलिए किसी आश्रमों की शरण लें। इस दौरान आश्रम के नित्य प्रति कामों में अपना हाथ जरूर बटाएं। नर्मदा जी के पात्र को बीच में से पार ना करें। आपको परिक्रमा के दौरान कई साधु संतों के भेष में ठग और बहरूपिये मिलेंगे, उनसे सचेत रहें। महिलाएं टोली बनाकर ही परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान यदि कोई दुष्ट व्यक्ति उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो इसकी सूचना तुरंत अन्य परिक्रमा वासियों को दें और आश्रम के संचालकों को भी इसके बारे में इत्तला करें। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो अन्य क्षेत्र चलाने वाले सज्जनों को यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार भेंट अवश्य दें। चलिए अब बात करते हैं उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा की। अमरकंटक से लेकर गुजरात में खंवत की खाड़ी तक महज 3 ही दिव्य स्थानों पर ओंकारेश्वर, मंडला तथा गुजरात के तिलकवाड़ा में मां नर्मदा जी उत्तर वाहिनी होती है। इसलिए इन 3 दिव्य स्थानों का मां नर्मदा जी की परिक्रमा में विशेष महत्व है। पुरातन मान्यताओं के अनुसार जो प्राणी चैत्र माह अर्थात मार्च से अप्रैल के महीने में इन तीनों स्थानों में कहीं भी उत्तर वाहिनी परिक्रमा करता है उसे संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। पहले बात करते हैं गुजरात तिलकवाड़ा की उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा की। 21 किलोमीटर की यह परिक्रमा गुजरात में तिलकवाड़ा के रामपुरा में स्थित श्री रणछोड़ राय मंदिर से आरंभ होती है और पुनः यहीं आके संपन्न होती है। इस परिक्रमा का डिटेल वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अधिक जानकारी के लिए उसे अवश्य देख लें। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की मंडला उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा की। 38 किलोमीटर की यह परिक्रमा मंडला के व्यास नारायण मंदिर से आरंभ होती है और पुनः यहीं आकर संपन्न होती है। मंडला का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वैसे तो मंडला फोर्ट है, परंतु यह विगत वर्षों से सरकारी बेरुखी का शिकार है। इसलिए अधिकांश परिक्रमावासी नैनपुर जंक्शन उतरकर वहां से पैसेंजर ट्रेन या बस के माध्यम से मंडला पहुंचते हैं। आप जी मंडला पहुंचकर स्वामी सीताराम ट्रस्ट आश्रम, अन्य क्षेत्र महाराजपुर संगम, तपोवन आश्रम, बाबा धनीराम आश्रम आदि आश्रमों में आसानी से स्टे कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओंकारेश्वर उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा की। यह परिक्रमा 7 किलोमीटर की मानी जाती है। नर्मदा मैया ओंकारेश्वर में कावेरी नदी के साथ 2 स्थानों पर संगम करती है। पहली जगह जहां पर कुबेर मंदिर स्थापित है तथा दूसरी जगह मानदाता पर्वत के पीछे सुशोभित है। यहीं से मां नर्मदा उत्तर वाहिनी होती है, अर्थात मानदाता परिक्रमा ही वास्तव में उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा है। आप जब भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शनों हेतु जाएं, इस परिक्रमा को जरूर संपन्न करें। चलिए अब बात करते हैं पंचकोसी नर्मदा परिक्रमा की।
जिसे समय समय पर मां नर्मदा के सानिध्य में आने वाले विभिन्न क्षेत्रों द्वारा आयोजित किया जाता है। वैसे तो पंचकोश से अभिप्राय 16 किलोमीटर से है, परंतु वास्तव में पंचकोशी परिक्रमाएं 16 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी होती हैं। अमरकंटक पंचकोशी परिक्रमा, यह परिक्रमा अमरकंटक के स्थानीय क्षेत्रों में निकाली जाती है। ओंकारेश्वर पंचकोशी परिक्रमा 50 किलोमीटर की यह परिक्रमा नवंबर माह में ओंकारेश्वर से आरंभ हो पुनः यहीं पे आके संपन्न होती है। भेड़ा घाट पंचकोशी परिक्रमा कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर इस परिक्रमा का आयोजन किया जाता है और यह जबलपुर में हरे कृष्णा आश्रम से आरंभ हो पुनः यहीं आके समाप्त होती है। उज्जैन पंचकोशी परिक्रमा वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को 118 किलोमीटर की इस परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। यह परिक्रमा राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से ही निर्विघ्न चलती आ रही है। इस तरह आप जी को सभी प्रकार की परिक्रमाओं के बारे में संक्षिप्त विवरण प्राप्त हो चुका है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नर्मदे हर।